एचडीएफसी बैंक में आखिर चल क्या रहा है? क्योंकि पहले बैंक का चेयरमैन अचानक रिजाइन करता है और रीजन में लिखा है वैल्यूज एंड एथिक्स। भाई, इंडिया का लार्जेस्ट प्राइवेट बैंक का चेयरमैन पर्सनल रीजंस लिखकर नहीं, सीधा एथिक्स बोलकर जा रहा है। फिर सामने आता है 45 करोड़ की इंटरनल इन्वेस्टिगेशन। उसके बाद सीईओ की रीअपॉइंटमेंट डिले हो जाती है और फिर एंट्री होती है अमेरिका की। एक नहीं, दो नहीं, तीन अमेरिकन लॉ फर्म्स बोलती है, हेलो एचडीएफसी, थोड़ी बात करनी थी। मतलब बैंकिंग कम और कॉर्पोरेट थ्रिलर ज्यादा चल रही है। तो पूरी स्टोरी समझते हैं। 18 मार्च 2026 एचडीएफसी बैंक के पार्ट टाइम चेयरमैन अतानु चक्रवर्ती अचानक से रेजिग्नेशन दे देते हैं। नॉर्मली बड़े कॉर्पोरेट रेजिग्नेशन लेटर्स का फॉर्मेट फिक्स्ड होता है, पर्सनल रीजंस, अदर कमिटमेंट्स, फैमिली को टाइम देना है। बेसिकली कुछ भी लिखो, बस असली रीजन मत लिखो। लेकिन अतानु चक्रवर्ती ने लिखा कि बैंक में ऑब्जर्व की गई कुछ प्रैक्टिसेस उनकी पर्सनल वैल्यूज और एथिक्स से अलाइन नहीं करती। बस इतना बोलकर निकल गए। कौन सी प्रैक्टिसेस, कौन इन्वॉल्व था, कोई रूल ब्रेक हुआ, कोई फाइनेंशियल इरेगुलरिटी थी? सर, इतना बड़ा ट्रेलर दिखाकर मूवी का नाम तो बता देते। तो मार्केट ऑब्वियसली पैनिक हुआ। एचडीएफसी बैंक के यूएस लिस्टेड एडीआर्स अराउंड 7% गिर गए। सिचुएशन इतनी सीरियस हो गई कि आरबीआई को सामने आकर क्लैरिफाई करना पड़ा कि एचडीएफसी बैंक फाइनेंशियली साउंड है और डिपॉजिटर्स रूमर्स की वजह से पैनिक ना करे। अब लगा होगा कि चलो स्टेटमेंट आ गया, मैटर कूल डाउन हो जाएगा। लेकिन 2 महीने बाद प्लॉट में आया ₹45 करोड़ का ट्विस्ट। 27 मई को इंडियन एक्सप्रेस ने रिपोर्ट किया कि एचडीएफसी बैंक के ऑडिट कमिटी ने 12 मार्च को फॉर्मल इंटरनल विजिलेंस इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर की थी। अब सोचो, बैंक खुद अपने ट्रांजैक्शंस इन्वेस्टिगेट करे तो लोगों का अटेंशन तो जाएगा ही। और डेट याद रखना, 12 मार्च को इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर होती है, 18 मार्च को चेयरमैन वैल्यूज एंड एथिक्स बोलकर रिजाइन कर देते हैं। सिर्फ 6 डेज का गैप। मैटर क्या था? पिछले 2 साल में महाराष्ट्र रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन यानी एमएसआरडीसी को दिए गए 45 करोड़ रुपीस के डिपॉजिट्स। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग एमएसआरडीसी को अपने डिपॉजिट्स पर 6.01% रिटर्न मिला और नॉर्मल एचडीएफसी सेविंग अकाउंट होल्डर्स को सिर्फ 3.5%। और प्रॉब्लम ये है कि बैंक किसी एक कस्टमर को ये नहीं बोल सकता कि तुम स्पेशल हो, तुम्हें एक्स्ट्रा इंटरेस्ट दे देते हैं। इसलिए एलिगेशन ये है कि जो एक्स्ट्रा रिटर्न था उसे इंटरेस्ट दिखाने के बजाय रोड सेफ्टी कैंपेन के नाम पर पेमेंट्स किए गए। मतलब कि पेमेंट का एक्चुअल पर्पस कुछ और था, लेकिन बुक्स में उसका नाम कुछ और रख दिया गया। तो अकाउंटिंग में सिर्फ ये मैटर नहीं करता कि पेमेंट किसको गया, ये भी मैटर करता है कि पेमेंट क्यों किया गया और बुक्स में किस नेचर के एक्सपेंस के रूप में रिकॉर्ड हुआ। अगर रिपोर्ट्स के एलिगेशंस करेक्ट है तो 4 सीरियस क्वेश्चंस बनते हैं। क्या डिपॉजिट रेट रेगुलेशंस को इनडायरेक्टली बाईपास किया गया? क्या 45 करोड़ रुपीस की अकाउंटिंग क्लासिफिकेशन एप्रोप्रिएट थी? क्या प्रॉपर अप्रूवल्स और इंटरनल कंट्रोल्स फॉलो हुए? और सबसे इम्पोर्टेंट, बोर्ड रेगुलेटर्स और इन्वेस्टर्स को कंप्लीट इंफॉर्मेशन दी गई या नहीं? अब एचडीएफसी बैंक ने तो रॉन्ग डूइंग्स की अजम्पशंस को स्ट्रांगली रिजेक्ट कर दिया है, पर अब इसी बीच अमेरिका से 3 लॉ फर्म्स की एंट्री हो जाती है। अब आप सोचोगे कि अमेरिका का इन सब से क्या लेना देना? तो आपको बता दूं, एचडीएफसी बैंक के एडीआर्स अमेरिका में ट्रेड होते हैं, इसलिए बैंक को यूएस इन्वेस्टर्स के लिए भी डिस्क्लोजर्स करने पड़ते हैं और सर्टेन अमेरिकन सिक्योरिटीज लॉज भी अप्लाई हो सकते हैं। तो अमेरिका की ये फर्म सब इवेल्युएट कर रही है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि एचडीएफसी बैंक ने इन्वेस्टर्स को फॉल्स या मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन दी या कोई इंपॉर्टेंट फैक्ट्स डिस्क्लोज नहीं किए। तो चलो कॉर्पोरेट ड्रामा साइड में रखते हैं और देखते हैं कि बैंक का एक्चुअल बिजनेस क्या बोल रहा है। क्योंकि अगर शेयर प्राइस देखे तो एचडीएफसी बैंक पिछले 1 साल में 26% गिर चुका है और पिछले 5 साल में ऑलमोस्ट जीरो रिटर्न्स है। तो जरा इसकी फाइनेंशियल्स देखते हैं। जून क्वार्टर में एचडीएफसी बैंक का स्टैंड अलोन नेट प्रॉफिट अप्रोक्सीमेटली 19,000 करोड़ रहा। लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में प्रॉफिट 18,150 करोड़ था, यानी प्रॉफिट अराउंड 5% ग्रो हुआ है और एस्टिमेट्स के क्लोज ही था। लोन बुक 15.4% ग्रो हुई, डिपॉजिट्स 13.3% बढ़े, नेट इंटरेस्ट इनकम 6.7% बढ़ी और सरफेस लेवल पर सब ठीक लग रहा है। प्रॉफिट अप, लोन्स अप, डिपॉजिट्स अप। तो स्टॉक को तो खुशी से नाचना चाहिए था।
फिर ये रिजल्ट आने पे वापस 5% गिर क्यों गए? क्योंकि मार्केट सिर्फ प्रॉफिट की लास्ट लाइन नहीं देखता, वो पूछता है प्रॉफिट आया कहाँ से। सबसे पहले लोन ग्रोथ और नेट इंटरेस्ट इनकम ग्रोथ कंपेयर करो। लोन बुक 15.4% ग्रो हुई, लेकिन नेट इंटरेस्ट इनकम सिर्फ 6.7% ग्रो हुई। मतलब बैंक के इंटरेस्ट अर्निंग एसेट्स तो काफी तेजी से बढ़े, लेकिन उन एसेट से जनरेट होने वाली नेट इंटरेस्ट इनकम सेम स्पीड से नहीं बढ़ी। मतलब कि मार्जिन्स पर प्रेशर आ रहा है, बैंक की मार्जिन्स कम हो रही है। HDFC बैंक का कोर नेट इंटरेस्ट मार्जिन अब अराउंड 3.26% है। अब इसको एकदम सिंपल लैंग्वेज में समझो। बैंक का काम होता है पैसा लेना और पैसा देना। बैंक लोगों से डिपॉजिट्स लेता है और मार्केट से बोरो करता है, इस पर उसको इंटरेस्ट देना पड़ता है, ये उसका कॉस्ट है। फिर वही पैसा लोन्स और इन्वेस्टमेंट्स में लगाता है, जहां से उसको इंटरेस्ट मिलता है, ये उसकी अर्निंग है। दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है उसी को नेट इंटरेस्ट मार्जिन बोलते हैं। अगर बैंक 6% पर पैसा कमा रहा है और 3% पर कॉस्ट दे रहा है, तो 3% का गैप उसका मार्जिन है। जितना बड़ा ये गैप, उतना ज्यादा बैंक हर रुपी से प्रॉफिट कमा रहा है। अब HDFC बैंक के केस में इशू ये है कि ये गैप कम हो रहा है। मतलब कि बैंक के मार्जिन्स और प्रॉफिट्स कम होते जा रहे हैं। इसका एक बड़ा रीजन है कि 2023 में HDFC बैंक और HDFC लिमिटेड का मर्जर हुआ था। अब HDFC लिमिटेड एक हाउसिंग फाइनेंस कंपनी थी, तो इस मर्जर के बाद बैंक के पास एक बहुत बड़ा होम लोन पोर्टफोलियो आ गया था। अब होम लोन सेफ तो होते हैं, मतलब डिफॉल्ट का रिस्क कम होता है, इसलिए बैंक इन पर कम इंटरेस्ट चार्ज करता है, इसलिए होम लोन्स सस्ते होते हैं। पर प्रॉब्लम ये है कि कम रिस्क मतलब कम रिटर्न, इसलिए होम लोन से अर्निंग क्रेडिट कार्ड्स या पर्सनल लोन्स के कंपैरिजन में काफी कम होती है। साथ ही प्रॉब्लम ये है कि इतना बड़ा लोन बुक चलाने के लिए बैंक को ज्यादा डिपॉजिट्स चाहिए होते हैं, और आज के टाइम में डिपॉजिट्स बैंक में खुद चल कर नहीं आते। बैंक को लोगों को ज्यादा इंटरेस्ट ऑफर करना पड़ता है ताकि वो अपना पैसा बैंक में रखे। तो एक साइड पर अर्निंग थोड़ी स्लो है होम लोन्स की वजह से, और दूसरी साइड पर कॉस्ट बढ़ रही है डिपॉजिट्स अट्रैक्ट करने के लिए। आजकल हर बैंक डिपॉजिटर को बोल रहा है प्लीज अपना पैसा मुझे दे दो, मैं थोड़ा एक्स्ट्रा इंटरेस्ट दे देता हूँ। अब हायर डिपॉजिट रेट्स का मतलब हायर फंडिंग कॉस्ट। लोअर यील्डिंग होम लोन्स प्लस एक्सपेंसिव डिपॉजिट्स का मतलब नेट इंटरेस्ट मार्जिन पर प्रेशर। इसलिए HDFC बैंक की बैलेंस शीट ग्रो कर रही है, लेकिन मार्केट का एक्चुअल सवाल है क्या ये ग्रोथ हिस्टोरिकल प्रॉफिटेबिलिटी के साथ आ रही है? अब अगर मार्जिन प्रेशर में है और नेट इंटरेस्ट इनकम लोन ग्रोथ के कंपैरिजन में इतनी फास्ट नहीं बढ़ रही, तो नेचुरली एक सिंपल सवाल आता है, प्रॉफिट 5% कैसे बढ़ गया? यहीं से एक्चुअल अकाउंटिंग का गेम समझ आता है। इस क्वार्टर में मेन सपोर्ट आया प्रोविजन से। प्रोविजन का सिंपल मतलब होता है बैंक फ्यूचर के बैड लोन्स या पॉसिबल लॉसेस के लिए पहले से एक अमाउंट साइड में रख लेता है। अब इस बार क्या हुआ, बैड लोन्स और एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉसेस के लिए जो प्रोविजन बनाए जाते हैं वो ईयर ऑन ईयर लगभग 78% कम हो गए। जब प्रोविजंस कम हो जाते हैं तो वो डायरेक्ट प्रॉफिट को बूस्ट कर देते हैं, क्योंकि जो पैसा पहले साइड में चला जाता था वो प्रॉफिट में रिफ्लेक्ट हो रहा होता है। तो इसका मतलब ये है कि बैंक ने ज्यादा बिजनेस करके प्रॉफिट नहीं बढ़ाया, उसने सिर्फ प्रोविजन की अकाउंटिंग एंट्री कम करके प्रॉफिट बढ़ा दिया। तो ओवरऑल पिक्चर ये बनती है, कोर इनकम इतनी स्ट्रांग नहीं थी, मार्जिन्स प्रेशर में थी, लेकिन प्रोविजंस कम होने की वजह से फाइनल प्रॉफिट नंबर बेटर दिख गया, और यही रियल डिफरेंस होता है। सिर्फ रिजल्ट देखना और रिजल्ट को समझकर एनालाइज करना दोनों बिल्कुल अलग चीजें हैं। सिर्फ ये देखना कि प्रॉफिट 5% बढ़ा व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी लेवल एनालिसिस है। हमें देखना पड़ेगा क्या नेट इंटरेस्ट इनकम स्ट्रॉन्ग ग्रो हुई, क्या नेट इंटरेस्ट मार्जिन इंप्रूव हुई, क्या प्रॉफिट इसलिए बेटर हुआ क्योंकि बैंक ने ज्यादा बिजनेस किया है, या इसलिए हुआ क्योंकि प्रोविजन कम कर दिया गया है। अगर प्रॉफिट का मेजर सपोर्ट प्रोविजंस के शार्प डिक्लाइन से आया है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये होगा कि क्या ये सस्टेनेबल नॉर्मलाइजेशन है या फेवरेबल बेस इफेक्ट। अब एसेट क्वालिटी की बात करें तो HDFC बैंक का ग्रॉस NPA रेशियो अराउंड 1.17% के आसपास है। सिंपल लैंग्वेज में समझो तो NPA का मतलब होता है कि वो लोन्स जो टाइम पर रीपे नहीं हो रहे हो या जिनके डिफॉल्ट होने का रिस्क होता है।
और ये 1.17% का लेवल अभी तक के लिए कोई अलार्मिंग या डेंजरस सिचुएशन नहीं दिखाता। हाँ, एक चीज ध्यान देने वाली है, ये रेशियो थोड़ा सा इंक्रीज हुआ है, इसलिए इसको क्लोजली मॉनिटर करना जरूरी है, स्पेशली तब जब बैंक एग्रेसिवली रिटेल लोन्स, पर्सनल लोन्स और गोल्ड बैक लेंडिंग को एक्सपैंड कर रहा है, क्योंकि इन सेगमेंट्स में रिस्क प्रोफाइल थोड़ा ज्यादा वॉलेटाइल हो सकता है। एक और इंटरेस्टिंग कंपैरिजन, लोन्स 15.4% बढ़े, डिपॉजिट्स 13.3%। अब अगर लोन्स कंसिस्टेंटली डिपॉजिट से फास्टर ग्रो करते रहे तो बैंक को फंडिंग के लिए हायर इंटरेस्ट ऑफर करना पड़ सकता है। हायर डिपॉजिट कॉस्ट फिर नेट इंटरेस्ट मार्जिन को और कॉम्प्रेस करेगी, और एनआईएम कॉम्प्रेस हुआ तो फ्यूचर नेट इंटरेस्ट इनकम और प्रॉफिट ग्रोथ पर इम्पैक्ट आएगा। तो ओवरऑल एचडीएफसी बैंक की स्टोरी ब्लैक या वाइट बिल्कुल भी नहीं है। बैंक प्रॉफिटेबल है, लोन बुक और डिपॉजिट्स ग्रो कर रहे हैं और एसेट क्वालिटी भी फिलहाल कंट्रोल में है। लेकिन चेयरमैन का वैल्यूज एंड एथिक्स बोलकर रिजाइन करना, 45 करोड़ रुपीस के पेमेंट्स पर इंटरनल इन्वेस्टिगेशन, सीईओ रीअपॉइंटमेंट में डीले, और अब अमेरिकन लॉ फर्म्स की इंक्वायरी को इग्नोर भी नहीं कर सकते। ऊपर से फाइनेंशियल्स में लोन ग्रोथ स्ट्रांग है, लेकिन नेट इंटरेस्ट इनकम उतनी फास्ट नहीं बढ़ रही और मार्जिन्स भी प्रेशर में है। तो शेयर होल्डर्स को एनआईएम रिकवरी, डिपॉजिट ग्रोथ, सीईओ रीअपॉइंटमेंट और गवर्नेंस इन्वेस्टिगेशन के फाइनल आउटकम पर नजर रखनी चाहिए, क्योंकि बैंक के लिए 45 करोड़ रुपीस शायद छोटा अमाउंट हो, लेकिन बैंकिंग में असली करेंसी पैसा नहीं, ट्रस्ट होता है। और फिलहाल मार्केट एचडीएफसी बैंक के प्रॉफिट और ट्रस्ट दोनों का ऑडिट कर रहा है।